गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। 12वीं साहित्य के पीरियड में आपका स्वागत है। मैं पवन कुमार शर्मा और आईपीएस एजुकेशन डम में आपका स्वागत है। आप इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अपने आईपीएस स्कूल के सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं। अब मैं 12वीं की हिंदी साहित्य की बात करता हूँ। वैसे तो अपन साहित्य के अंदर किताब के द्वारा जो अपने पाठ्यक्रम के जो लेसन हैं उनको अपन बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं अपने जो व्याकरण के टॉपिक हैं उनकी शुरुआत करना चाहूँगा। सबसे पहला जो टॉपिक है अपना काव्य गुण। काव्य दोष। काव्य दोष ये अपने एग्ज़ाम के अंदर 1 अंक प्लस 1 अंक अर्थात 1 अंक का काव्य गुण पूछा जाता है और 1 अंक का काव्य दोष पूछा जाता है। और इसी प्रक्रिया में हम इसको पूरा चैप्टर के हिसाब से पढ़ेंगे। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए सारी चीज़ें अपन जो भी पढ़ें उनको ध्यान से पढ़ें और अपने होमवर्क में भी करें, ध्यान से याद भी करें। ऑनलाइन क्लासों का लाभ उठाते समय हम इनको तैयार रखें एकदम, ताकि जब भी एग्ज़ाम हो तब अपन अच्छी तरह से इनको लिख सकें, याद रख सकें। तो सबसे पहले मैं आपको काव्य गुण के बारे में बताना चाहूँगा। काव्य में गुण भी होता है और काव्य में दोष भी होता है। अपने जो काव्य गुण हैं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि काव्य क्या है, काव्य का स्वरूप क्या है और काव्य किस प्रकार से साहित्य के अंदर काव्य का महत्व है। तो मैं आपको बता दूं, काव्य का स्वरूप अत्यंत व्यापक है और जटिल है और सूक्ष्म है। काव्य इसके संबंध के अंदर कई विद्वानों के अलग अलग मत हैं और विचारकों ने समय समय पर विचार भी किया है। जैसे अपने साहित्य के जो दंडी हैं, महाकवि दंडी, उन्होंने इष्ट अर्थ से युक्त पदों को काव्य कहा है। यानी इच्छित जो अर्थ से युक्त होता है उस पद को काव्य बताया है उन्होंने। और अलग अलग प्रकार से काव्य के स्वरूप पर कई प्रकार से चर्चा की गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा काव्य गुण की परिभाषा, कि काव्य गुण किसे कहते हैं। काव्य जो कि मैंने आपको बताया, इसका अत्यंत व्यापक, जटिल और सूक्ष्म स्वरूप हमें दिखाई देता है। लेकिन इसके विषय में जैसे दंडी के अनुसार अभी अभी कहा गया, इष्ट अर्थ से युक्त पदों को काव्य कहा जाता है। अर्थात इन गुणयुक्त शब्द और अर्थ ही काव्य के लिए उपयुक्त होते हैं। और उन्होंने इन गुणों को, शब्दों और अर्थों का गुण बताने का आशय ये हुआ, भले ही गुण रस का धर्म हो, लेकिन रस की व्यंजना शब्दार्थ के द्वारा ही व्यक्त होती है। और रस की जो व्यंजना होती है वो शब्दार्थ के द्वारा होने के बावजूद शब्द और अर्थ इन दोनों में गुण होता है। शब्द और अर्थ दोनों में गुण होता है। तो इस प्रकार से ये आपका काव्य है। अब काव्य गुण की बात करें तो काव्य गुण में हमेशा गुण जो होते हैं वो काव्य के प्रभाव को बढ़ाने वाले होते हैं। गुण जो होते हैं वो काव्य के प्रभाव को बढ़ाने वाले होते हैं। जिस प्रकार शौर्य आदि आत्मा के धर्म हैं और शरीर के नहीं, उसी प्रकार काव्य गुण रस में अवस्थित होते हैं, वर्णों में नहीं होते हैं। आचार्य आनंदवर्धन और आचार्य अभिनव गुप्त ने गुणों को रस के अपृथक सिद्ध रूप से ही माना है। काव्य प्रकाश के रचयिता जो आचार्य मम्मट हैं, उन्होंने भी गुणों को रस का धर्म माना है। सबसे पहले मैं आपको काव्य गुण की परिभाषा लिखवा देता हूँ बोर्ड पर, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। काव्य गुण परिभाषा,
1 अंक के रूप में। इसकी परिभाषा भी परीक्षा में पूछ ली जाती है, तो आप इसकी परिभाषा भी लिखें गुण रस के सहायक धर्म हैं। गुण रस के सहायक धर्म हैं। गुण रस के सहायक धर्म हैं। जिस प्रकार सूर्य आदि आत्मा के धर्म हैं, जिस प्रकार सूर्य आदि आत्मा के धर्म हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार सूर्य आदि आत्मा के धर्म हैं, उसी प्रकार गुण रस के धर्म हैं। गुण रस के धर्म हैं। और गुण जो हैं काव्य की सरस शब्दावली। गुण काव्य की सरस शब्दावली। गुण काव्य की सरस शब्दावली तथा पदावली में स्थित होकर पदावली में स्थित होकर पदावली में स्थित होकर काव्य की श्री वृद्धि किया करते हैं। काव्य की श्री वृद्धि किया करते हैं। यहाँ पर आप जब अपनी होमवर्क की कॉपी में आप परिभाषा लिखें तो वीडियो को बीच में रोक करके मोबाइल के हिसाब से, और आप अपनी होमवर्क की कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये लगातार जारी रहेगा, इसलिए आप इसको बीच में रोक करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो अपनी होमवर्क की कॉपी में काव्य गुण की परिभाषा लिखें। गुण रस के सहायक धर्म हैं। जिस प्रकार सूर्य आदि आत्मा के धर्म हैं, उसी प्रकार गुण रस के धर्म हैं। गुण काव्य की सरस शब्दावली तथा पदावली में स्थित होकर काव्य की श्री वृद्धि किया करते हैं। ये काव्य गुण की परिभाषा हो गई। वैसे तो गुणों की संख्या के संबंध में सारे विद्वानों के एक मत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जगन्नाथ, भरत मुनि, ये सारे जितने भी अपने विचारक हैं साहित्य के, जिन्होंने मत रखे हैं, उनमें आपस में मतों में मतभेद रहा है। हालांकि भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 मानी है, और उनमें श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, सौकुमार्य, अर्थ व्यक्ति, उदारता तथा कांति। दंडी ने भी 10 गुणों की संख्या मानी है, जिनमें श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सौकुमार्य, अर्थ व्यक्ति, उदारता, ओज, कांति तथा समाधि। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने अपने मत के अनुसार अलग अलग प्रकार से अपने मत रखे हैं, और काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। लेकिन अपने माधुर्य और ओज और प्रसाद, ये जो 3 गुण हैं, आचार्य मम्मट के अनुसार 3 जो गुण माने गए हैं, ये ही अपने परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। 3 इन्होंने गुणों की संख्या मानी है, और वो 3 मुख्य जो गुण हैं, काव्य के गुण जो मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे, काव्य के जो गुण हैं वो 3 माने हैं इन्होंने। और तीनों में सबसे पहला है माधुर्य गुण, प्रसाद गुण
और ओज। अब चाहे माधुर्य गुण का एक अंक के रूप में क्वेश्चन हो सकता है, चाहे प्रसाद गुण का एक अंक के रूप में क्वेश्चन हो सकता है, चाहे ओज गुण का एक अंक के रूप में क्वेश्चन हो सकता है। माधुर्य गुण की परिभाषा पूछ ली जाती है, माधुर्य गुण का उदाहरण पूछ लिया जाता है, प्रसाद गुण की परिभाषा पूछ ली जाती है, या फिर इसका उदाहरण पूछ लिया जाता है, या इसकी परिभाषा पूछ ली जाती है, या फिर इसका उदाहरण पूछ लिया जाता है। एक अंक का मामला है, लेकिन हमें पढ़ना पूरा पड़ता है, क्योंकि इनमें से कोई सा भी और कभी भी कैसा भी पूछ लिया जाता है प्रश्न, चाहे वो माधुर्य गुण हो, चाहे प्रसाद गुण हो, चाहे ओज गुण हो। हम इनकी परिभाषा कंटिन्यू लिखेंगे, इनके उदाहरण लिखेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे, होमवर्क की कॉपी में भी नोट करेंगे। हालांकि मैंने क्लास के अंदर आपको पूरी तरह से लिखवाया हुआ भी है शायद और बताया हुआ भी है, लेकिन फिर भी आप एक बार दोबारा इसको रिपीट करें। माधुर्य गुण सबसे पहले हम पढ़ेंगे। माधुर्य गुण, माधुर्य गुण वैसे माधुर्य का अर्थ होता है मधुरता। माधुर्य गुण का अर्थ है मधुरता। सबसे पहले ये हो गया आपका माधुर्य गुण। माधुर्य शब्द का अर्थ है, माधुर्य शब्द का अर्थ है मधुरता। और जिस गुण के कारण रचना में, जिस गुण के कारण रचना में, जिस गुण के कारण रचना में मधुरता उत्पन्न होती है। जिस गुण के कारण रचना में मधुरता उत्पन्न होती है उसको माधुर्य गुण कहते हैं। उसको माधुर्य गुण कहते हैं। माधुर्य गुण वाली रचना के, माधुर्य गुण वाली रचना के, माधुर्य गुण वाली रचना के पठन श्रवण से, पठन श्रवण से, पठन यानी पढ़ने वाला, श्रवण यानी सुनने वाला, अर्थात ऐसी रचना के पढ़ने या सुनने से, ऐसी रचना के पढ़ने या सुनने से पाठक तथा श्रोता का मन, पाठक तथा श्रोता का मन, पाठक यानी पढ़ने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला, पढ़ने वाले या सुनने वाले का मन द्रवित हो उठता है। द्रवित यानी गदगद हो जाना, प्रसन्न हो जाना, भाव विभोर हो जाना, इस प्रकार से द्रवित हो उठता है तथा आनंदमय हो उठता है, तथा आनंदमय हो उठता है। उसे माधुर्य गुण मानते हैं। यह कहलाता है, एक ही बात है,
तो एक बार फिर से मैं आपको माधुर्य गुण की परिभाषा बताना चाहूँगा, ध्यान से पढ़ें, देखें और लिखें। माधुर्य शब्द का अर्थ है मधुरता। जिस गुण के कारण रचना में मधुरता उत्पन्न होती है, यानी जिस रचना को पढ़ने से हमारा मन बिल्कुल मधुर हो जाता है, उसको माधुर्य गुण कहेंगे। और माधुर्य गुण वाली रचना के पठन श्रवण से, यानी पढ़ने से या सुनने से, सुनने वाले का और पढ़ने वाले का मन द्रवित हो जाता है, आनंदित हो जाता है, वहाँ पर माधुर्य गुण मानते हैं अपन। इस प्रकार से ये माधुर्य गुण की परिभाषा हो गई। यहाँ पर एक विशेष बात जो लिखनी इतनी ज़रूरी नहीं है, आप मौखिक तरीके से याद करें, सुने कि ये माधुर्य गुण जो होता है वो समास रहित होता है, क्योंकि समास से युक्त जो रचना होती है, समास व्याकरण से युक्त जो रचनाएं होती हैं वो थोड़ी कठिन होती हैं। इसलिए माधुर्य गुण सरल है, सरस है, वो इसीलिए है क्योंकि ये व्याकरण से थोड़ा रहित होता है, समास रहित, मधुर और कोमल शब्दावली का इनमें प्रयोग किया जाता है। इसमें कोमल वर्ण होते हैं, जैसे कै वर्ग है, च वर्ग है, और जैसे पै वर्ग है तथा तय वर्ग है, ये ल व का, इन शब्दों का मतलब अधिक प्रयोग किया जाता है। टय वर्ग और लंबे सामासिक पदों का इसमें बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से ये आपका माधुर्य गुण है। और इसमें परिभाषा होने के बाद में इसका उदाहरण आता है, और उदाहरण के अंदर विशेष तौर से ध्यान दें, परीक्षा के अंदर या तो 1 अंक की परिभाषा पूछ ली जाती है या फिर 1 अंक का उदाहरण पूछ लिया जाता है। तो उदाहरण ध्यान से देखें। एक ऐसी रचना जिसको पढ़ने से, सुनने से मन आनंदित होता है, माधुर्य गुण होता है। जैसे नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, सद हृदय वह कैसे सहते, पर इनसे जब आंसू बहते, पर जब इनसे हैं आंसू बहते। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर जब इनसे है आंसू बहते, सद हृदय व कैसे सहते। 1 मिनट, इसमें सॉरी, ये लाइन थोड़ी सही लिखें। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जब आंसू बहते, पर जब इनसे आंसू बहते। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर जब इनसे आंसू बहते, सदै हृदय वो कैसे सहते, सदै हृदय वह कैसे सहते। सदै हृदय वह कैसे सहते, गए तरस ही खाते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं। इस प्रकार से ये आपके माधुर्य गुण का उदाहरण है। एक बार मैं इसका अर्थ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, ये प्रसंग जो है यशोधरा काव्य से लिया गया है। और यशोधरा जो कि भगवान बुद्ध या गौतम जो हैं उनकी पत्नी है यशोधरा, और गौतम जो हैं वो अपनी पत्नी यशोधरा को और अपने बच्चे राहुल को अकेला रात्रि में सोता हुआ छोड़ करके जंगलों में सिद्धियां प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं, अपनी पत्नी और अपने बच्चे को बिना बताए, बिना कहे। जब सुबह यशोधरा को पता चलता है, दुखी हो जाती है
और वो अपनी सखी के पास जाती है और अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, कि मेरी आंखें उनको देखने के लिए तरस गई है। जैसे ही मैं सुबह उठी मुझे पता चला कि मेरे पति यहाँ नहीं हैं। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, ये मेरे जो दोनों आँखें हैं, जो नेत्र हैं, मेरे पति को निष्ठुर कहते हैं। पर जब इनसे आंसू बहते, क्योंकि जब इनसे आंसू निकलते हैं मुझे बहुत बड़ी व्याकुलता होती है, दुख होता है कि वो बिना बताए मुझे कह कर के नहीं गए, बिना बताए चले गए हैं। ये सदय हृदय वो कैसे सहते, मैं अपने पति का जो वियोग है वो कैसे सहन कर सकती हूँ, उनके बिना मैं कैसे रह सकती हूँ। गए तरस ही खाते, क्या एक पल के लिए भी उन्होंने मेरे ऊपर तरस नहीं खाया जब वो यहाँ से निकल कर के गए होंगे? क्यों उन्होंने मेरे बारे में नहीं सोचा? हे सखी, मुझे इस बात की बड़ी चिंता है, इस बात की बड़ी व्याकुलता है कि वो चले गए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, लेकिन मुझसे अगर वो कह कर के चले जाते तो मुझे इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं होता। तो ये उस प्रसंग से लिया हुआ एक उदाहरण है जिसमें भाव विभोरता है, रचना आनंदित करने वाली है, और जब पढ़ने वाले और सुनने वाले का मन आनंदित हो जाता, आह्लादित हो जाता है, वहाँ पर इस माधुर्य गुण की प्रधानता होती है। और इस उदाहरण के अंदर माधुर्य गुण की पूरी तरह से प्रधानता है। तो आप इस माधुर्य गुण की परिभाषा और इस माधुर्य गुण का जो उदाहरण है वो अच्छी तरह से याद करें, पढ़ें और ऑनलाइन क्लासों का लगातार लाभ उठाएं। इस प्रकार से अगला जो गुण पढ़ेंगे अपन 1 नंबर के रूप में, वो जो दूसरा उदाहरण है, इसके भी कई उदाहरण और हैं, लेकिन आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो इसलिए एक ये परिभाषा और एक ये उदाहरण काफ़ी है एग्ज़ाम के लिए। या तो परिभाषा पूछ ली जाती है या फिर उदाहरण पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आप तो परिभाषा को याद कर लें और उदाहरण को याद कर लें। ज़्यादा उदाहरण मैं आपको नहीं लिखवाऊंगा, हालांकि बहुत से उदाहरण हैं इनके, माधुर्य गुण की प्रधानता बहुत, काव्य के बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन आप ये लिखें और इसको याद करें। दूसरा जो काव्य गुण है वो हम पढ़ेंगे प्रसाद गुण। जहाँ भी आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो, आप वीडियो को एक जगह रोक करके और देख सकते हैं, दोबारा बार बार देख सकते हैं, और जहाँ भी आपको चाहिए जिस चीज़ को देखना हो, पढ़ना हो, आप उसको रोक करके पढ़ें, रोक करके देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ तो क्लास में, ऑनलाइन क्लास में तो रेगुलर चलता है, लेकिन आप वीडियो को एक जगह रोक करके परिभाषा को देख लें, उदाहरण को देख लें और अपनी कॉपी में भी नोट कर लें। इस प्रकार से अगला जो काव्य का गुण है वो है प्रसाद गुण। प्रसाद गुण एक बार मौखिक रूप से मैं आपको बता दूं, जो प्रसाद गुण है वो पांचाली रीति से संबंधित है, और ये प्रसाद जो शब्द है उसका अर्थ होता है प्रसन्नता। लेकिन प्रसाद गुण का होना वहाँ माना जाता है जहाँ स्वयं में सुबोधता हो तथा उसका अर्थ सुनते ही समझ में आ जाए। जिस शब्द का, काव्य का जो अर्थ है वो सुनते ही आसानी से जब समझ में आ जाता है तो वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। और प्रसाद गुण के अनुसार अगर हम बात करें तो अर्थ सुनते ही सुनने वाले की समझ में आ जाए, वहाँ प्रसाद गुण कहलाता है, वहाँ प्रसाद गुण होना माना जाता है। इसके लिए मैं आपको इसकी परिभाषा लिखवा देता हूँ। प्रसाद गुण, प्रसाद शब्द का अर्थ है प्रसाद शब्द का अर्थ है प्रसन्नता। प्रसाद शब्द का अर्थ है प्रसन्नता। परिभाषा के हिसाब से प्रसाद गुण का होना वहाँ माना जाता है, प्रसाद गुण का होना वहाँ माना जाता है जहाँ काव्य की पंक्ति
का अर्थ सुनने वाले या पढ़ने वाले के सुनने वाले या पढ़ने वाले के आसानी से समझ में आ जाए। एक बार फिर से, प्रसाद शब्द का अर्थ है प्रसन्नता। प्रसाद गुण का होना वहाँ माना जाता है जहाँ काव्य की पंक्ति का अर्थ सुनने वाले या पढ़ने वाले के आसानी से समझ में आ जाए। मैं अब इसका उदाहरण जो है आपको अगले वीडियो में शेयर करूंगा। इसके लिए एक बार फिर से थैंक यू प्रिय विद्यार्थियों। आज केवल इतना ही मैं आपको बता पाऊंगा। अब एक और ज़रूरी बात जो है आप सभी सुन लें, अपने इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने स्कूल के चैनल को सभी सब्सक्राइब करके रखें, और ताकि जो नए अपडेट हैं, जो नई सूचनाएं हैं, वो आपको लगातार इस वीडियो के ज़रिए भेजी जाएगी, आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। लाल थे। हाँ।